नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डीएस पाठशाला में, जहां आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। स्टूडेंट्स क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर दिया है और आज हम आने वाले हैं इसके सेकंड एपिसोड पे, यानी सेकंड टॉपिक पे ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। यानी हम इर्रेशनल नंबर्स पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 को समाप्त करेंगे। आराम से चलेंगे चीज़ों को समझते हुए और इजीली अपने चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, ये नाम है इसका रियल नंबर्स। ठीक है, आपको याद तो होगा ही कि हमने पिछले सेशन में क्या किया था। याद है किसी को? नहीं याद है? चलो थोड़ा सा रिवाइंड में करवा देता हूँ। तो पिछले सेशन में हमने मूलतः कोशिश की थी कि हम जो बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ लें और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे एलसीएम एचसीएफ वाले उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी हमने। आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट उसको क्लिक कर लीजिए और पहुंच जाइए आप वहाँ पे और सेशन को देख लीजिए। और आज के सेशन में हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। चलिए, क्लास 9th में प्रोबेबली पहली बार आपने इर्रेशनल नंबर्स का नाम सुना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि भैया क्लास 9th में आपने जो इर्रेशनल नंबर्स थे उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाया था, अर्थात उनके बारे में चीज़ें समझी थी। एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सब हमने अच्छे से क्लास 9th में पढ़ा है। यू स्टडीड अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, एंड हाउ द रैशनल्स एंड द इर्रेशनल टुगेदर मेक अप द रियल नंबर्स। तो हमने मूलतः रियल नंबर्स के बारे में समझा था, जिसमें दो आते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर्स, दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। राइट, यू इवन स्टडीड हाउ टू लोकेट इर्रेशनल ऑन द नंबर 9। आपको याद होगा वो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये वाला 1, फिर एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, फिर उसका हाइपोटेन्यूज √2, जहां गिरेगा वहां पे √2 आप नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करेंगे। वो सारी एक्टिविटीज अपन यहाँ पे कर चुके हैं। अब आज या इस बार क्लास 10th में हमें क्या करना है, वो अब यहाँ पे उससे राज से पर्दा खुलने वाला है। ही हा, तो तैयार हो जाओ। तो भैया हमने क्या नहीं किया था, तो हमने प्रूव नहीं किया था कि भैया ये नंबर इर्रेशनल है। मतलब आपने बोल तो दिया कि इर्रेशनल है, पर हमने उनको प्रूव करने की कोई भी एक्टिविटी नहीं की थी, है ना। और अब क्लास 10th में जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे भैया, क्या साबित करेंगे? तो हम ये प्रूव करेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूविंग का काम करेंगे। ऑल गुड टू गो, है ना। तो आप यहाँ पे प्रूविंग का काम सीखेंगे, कैसे उनको प्रूव किया जाता है कि वो इर्रेशनल हैं। कौन कौन से नंबर्स? √2 से आप शुरू करेंगे यहाँ पे मामला, √3 होगा, √5 होगा, ये सारे नंबर्स को आप क्या प्रूव करेंगे? इर्रेशनल प्रूव करेंगे। इन जनरल जो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो एक बार उस प्रोसेस को सीखने पे होना चाहिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली बाकी सारों को भी प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस लगभग सेम ही है, खाली थोड़े से नंबर्स बदल जाते हैं, बाकी कुछ खास आपका यहाँ पे चेंज नहीं होता है। अब ये देखिए यहाँ पे इन जनरल उन्होंने खुद भी लिख दिया कि भैया इन जनरल यदि हमें √p को, या √p इर्रेशनल है, ये हमें प्रूव करना है, गिवन दैट p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, वन ऑफ द थ्योरम्स वी यूज इन आवर प्रूफ इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसीलिए ये इस चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि जब आप इनको इर्रेशनल प्रूफ करेंगे तब आप कहीं ना कहीं जो आपकी थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रूफ को बहुत हाई वैल्यू दिया गया है, क्योंकि इसमें आप इस अर्थमेटिक थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन तो बनता ही है बोर्ड्स में। ठीक है, चलो नाउ लेट्स हैव अ बिट ऑफ रिकैप कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा उनको समझ लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कोई नंबर जिसको यहाँ पे उन्होंने एस से डिनोट किया है, कोई नंबर एस इर्रेशनल कब कहा जाता है? इर्रेशनल कब कहा जाता है? इर्रेशनल कहा जाता है इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर किसी नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, अगर किसी नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन p/q के साथ कंडीशंस क्या आ जाती हैं कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, p और q दोनों क्या होने चाहिए?
दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, राइट। और q शुड नेवर बी इक्वल टू 0, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स जो कि हम बहुत बार यूज करते हैं हमारे आम जीवन में, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे देखिए √2, √3, √5, पाई, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है इन्होंने आपके लिए, मतलब मुश्किल बनाने के लिए चीज़ों को, जस्ट टू शो कि कैसे भी हो सकते हैं। देन कुछ इस तरीके का पैटर्न जिनको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हो जाते हैं, माफ कीजिएगा, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, उन्हें भी आप किसकी कैटेगरी में रखते हैं? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में, राइट, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग माने उनका जब आप डिवीजन कर रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, तो वो खत्म नहीं हो रहा है और ना ही रिपीटेशन हो रहा है पैटर्न में, कुछ भी रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। चलिए, तो यहां पे अपन कर लेते हैं क्या, अपन कर लेते हैं आगे की ओर प्रस्थान। अब देखिए यहां पे, बिफोर वी प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल, अगर आप यहां पे वापस देखें, सबसे पहला नंबर जो हमें इर्रेशनल प्रूव करने के लिए लिखा था वो था √2, है ना। तो जब बिफोर वी प्रूव √2 इर्रेशनल, कुछ जरूरी जानकारी यहां पे आपके लिए है। वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम विच हुज प्रूफ इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए यहां पे बात समझना, ये जो आपकी थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस पे बेस्ड एक प्रूफ है, एक थ्योरम है जिसको हम यूज करेंगे, जिसको हम पहले समझेंगे फिर यूज करेंगे बेसिकली, और उस थ्योरम के इस्तेमाल से आप √2 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। ये आपको क्रोनोलॉजी समझ में आई चीज़ों की, मतलब पहले आप FTA का यूज करके थ्योरम प्रूफ करते हैं एक, फिर उस थ्योरम का इस्तेमाल करके √2 को इर्रेशनल प्रूफ करते हैं। इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि जब आप √2 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे तो आप FTA का इस्तेमाल करते हैं, भले ही नॉट डायरेक्टली पर इनडायरेक्टली इस्तेमाल तो होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए उस थ्योरम पे आ जाते हैं अपन, जो हमें यहाँ पे समझनी है। लेट A बी प्राइम नंबर, लेट A बी अ प्राइम नंबर। यहां पे ऐसा कहा गया है कि अगर A एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और एक P नामक संख्या है, एक P रूपी संख्या है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, सॉरी मैंने A पढ़ लिया था उसको, लेट P बी अ प्राइम नंबर if P divides a number which is A square, if P divides A square then P divides A where A is a positive integer। देखो अब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं इस इंग्लिश के सेंटेंस को, तो ये कह रहे एक P के रूप में हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, क्या है भैया? प्राइम नंबर, ठीक है। इनका कहना है, मतलब इस पूरे स्टेटमेंट का कहना है कि यदि आपके पास A स्क्वायर के रूप में, यदि आपके पास A स्क्वायर के रूप में कोई नंबर है, ध्यान से सुनना, यदि आपके पास A स्क्वायर के रूप में कोई नंबर है और जब आप इस A स्क्वायर को P से डिवाइड करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? P से डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तब ये अगर डिवाइड हो जाता है, मतलब अगर डिवाइड करने पे कुछ आंसर आ जाता है, मतलब डिविजिबल है, ठीक है, जिसको यहां पर लिखा है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। देखो डिवाइड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने A स्क्वायर बाय P लिखा तो आप उसको लिख पा रहे हैं ना। डिवाइड का मतलब होता है कि जब आपने ये डिवीजन किया तो ये पूर्णतः डिवाइड हो गया और आपको एक आंसर मिल गया, एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, कंप्लीट डिवीजन वहां पे हो गया, रिमाइंडर 0 बचा और आप वहां पे एक आंसर लिख पा रहे हैं, एक वैल्यू लिख पा रहे हैं जो कि इनके डिवीजन का सॉल्यूशन है सॉर्ट ऑफ। तो आप यहां पे कहते हैं कि वो P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है, ये फर्क समझना। When someone is saying that P divides A square, what they mean is कि A स्क्वायर को जब मैंने P से डिवाइड किया तो वो पूर्णतः डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं और मेरा डिवीजन वहां पे समाप्त हो गया, मतलब खत्म किया हमने डिवीजन, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो जब A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो इस थ्योरम के हिसाब से, इस थ्योरम के हिसाब से A स्क्वायर में से अगर मैं A निकालूं और उसको भी P से डिवाइड करने की चेष्टा करूं तो मुझे पूरा डिवीजन करने की जरूरत भी नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम आई कैन बी श्योर दैट कि यदि वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड P करेगा। कौन? P, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार ले सकते हैं कि
मान लीजिए, मतलब मैं अपने घर की कहानी बता रहा हूँ, कृपया इसको आप जर्नलाइज मत कीजिएगा, कि मेरे जो पिताजी हैं, ठीक है, मेरे जो पिताजी हैं वो मेरी माता जी से भयभीत रहते हैं थोड़े से, मतलब घर में माता जी का राज चलता है और मेरे पिताजी यदि मेरी माता जी से डरते हैं, भयभीत रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि मेरी भी मेरी माता जी से थोड़ा बहुत डर के रहने की आदत होगी, है कि नहीं। ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इसको अपने घर में अप्लाई कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि क्योंकि भैया वो मेरे पिताजी हैं, तो जब उनको डर लगता है मेरी माता जी से, मतलब उनको ऐसे वो थोड़ा कभी कभी थर थर कांप जाते हैं जब मम्मी ऐसे कुछ बोल देती हैं गुस्से में, तो फिर मेरी क्या बिसात है उनके आगे। That is the best real life example I can relate to in this concept कि यदि a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड होगा ही होगा। अब इसके पीछे का जो गणित का लॉजिक है, ये तो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल समझाने की कोशिश की थी, जो गणित का लॉजिक है वो ये कहता है कि जब a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अब डिवाइड कौन किसको करता है, अगर आप देखोगे क्या 6 4 को डिवाइड करता है या 4 6 को डिवाइड करता है, कंप्लीटली नहीं करता है, पर हाँ 2 6 को जरूर डिवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं जब आप कहते हैं कि कोई एक गिवन नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो है फैक्टर। यहां पे आप क्या कह सकते हो, यहां पे आप कह सकते हो कि भैया p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, p इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, a स्क्वायर, ठीक है, ये बात क्लियर है, इस बात में कोई शंका तो नहीं है, क्योंकि अगर सम कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, अगर डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है, तो हमारे मन में एक विचार ये आता है कि भैया यहाँ पे फैक्टर वाला लॉजिक यूज हो सकता है, फैक्टर शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब एक बात समझना, ठीक है, a स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर हमने जो यूज किया वो a, उसमें a क्या है, बेसिकली a इज अ नंबर जिसका आपने स्क्वायर किया है, मतलब a के कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे ही, ये बात क्लियर है। और a स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायर करने पे भी आपके प्राइम फैक्टर्स बदलते नहीं हैं, बस उनका क्या हो जाता है, थोड़ा सा आप कह सकते हो अपग्रेडेशन हो जाता है, इन सेंस उनकी पावर बढ़ जाती है कि नहीं। और यदि p फैक्टर है a स्क्वायर का, ठीक है, तो भैया जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहता है कि आपके फैक्टर्स चेंज नहीं होते। तो a स्क्वायर का फैक्टर होने का मतलब है कि भैया आप a जो था उसी की आप जो एक और बार उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो p होगा ना, ये फैक्टर होगा किसका, ये फैक्टर होगा a स्क्वायर का, तो ये फैक्टर होगा a का भी। ये बात आपको यहां पे कनेक्ट करनी है, और रीजन इसका बहुत सिंपल है कि a स्क्वायर बना ही a से है ना, a स्क्वायर बना कैसे है, a से ही बना है, वही सेम फैक्टर्स को आपने खाली स्क्वायर कर दिया, फैक्टर्स चेंज नहीं हुए, तो यहां पे किसी नई चीज के आने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो अगर ये p इसका फैक्टर है, मतलब ये जो ओरिजिनल चीज थी उसका भी फैक्टर होगा, तभी तो यहां पे डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि सेम ही नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, कुछ नई चीज आई नहीं है पिक्चर में। तो उस हिसाब से हम यहां पे इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि यदि a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। मैंने थोड़ा समय लिया इसको समझाने में, आपको एग्जाम्पल भी दिया, अपने खुद के परिवार की एक दास्तां भी सुनाई। आई होप आपको समझ आया होगा ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पे देखेंगे अपने 1.3 थ्योरम को, जो कि आपके लिए मतलब आई थिंक फॉर अ बोर्ड एस्पिरेंट जिसको बोर्ड में बहुत अच्छा करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर टेक्स्ट बुक आई वुड से। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पे बेस्ड सवाल आना या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन होना पक्का ही है, श्योर, मतलब 99.9% श्योर हूं मैं, चाहे आप बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आना ही है। तो ये लर्न कर लोगे तो फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बिफोर वी स्टार्ट द थ्योरम का प्रूफ, हमें यहाँ पे एक चीज समझनी कि यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं इसके। एक प्री रिक्विजिट ये यहाँ पे हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड क्या होता है, देखो ये मेथड को हम रियल लाइफ से समझाएंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने स्कूल में कोई टेस्ट दिया,
और आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितनी आपको उम्मीद थी। ठीक है, अब आप घर गए, आपने अपने टेस्ट के मार्क्स बताए, तो आप अपने घर वालों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया वो आपको थोड़ा सा कुछ बोले, है ना, समझाएं, शायद डांटें भी। ठीक है, और अगर एक्सट्रीम एंड पे चले तो शायद आपको कुछ और पनिशमेंट भी मिल सकती है ना। ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी अगर आपके टेस्ट में कम अंक आए हैं तो। लेकिन किंतु परंतु अगर ये हो जाए कि आप घर पहुंचे, आपने अपने टेस्ट के नंबर बताए और आपके घर वाले कह रहे हैं कि अरे वाह क्या परफॉर्मेंस है, इस बार पे तो आपका गिफ्ट बनता है, और वो आपको बोलें कि चलो इस बात पे आपको शाम को हम पिक्चर लेके जाएंगे, उसके बाद फिर अपन बढ़िया डिनर करेंगे, फिर अपन उसके बाद जो अपना मॉल है वहाँ पे जाके वीडियो गेम खेलेंगे और सब एक्टिविटीज़ करेंगे और फिर घर आके बढ़िया सो जाएंगे, तो क्या आपको वहाँ पे थोड़ा सा अचंभा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या आपको वहाँ पे थोड़ा सा आत्मगिलानी, सेल्फ गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी कि अरे यार मेरे घर वाले मेरे लिए इतना करते हैं और मैं हूँ यहाँ पे कि परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी उल्टी बात कर देना ताकि आप स्वयं ही गिल्ट में आ जाएं और खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लें कि भैया हाँ हम गलत थे, हमसे गलती हुई है और हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एंटायर एपिसोड। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं? तो जो मैंने हल्का फुल्का बताया उसके हिसाब से जो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मैं क्या बोलूंगा कि भैया let us assume that on the contrary root 2 is a rational number। क्या बोला हमने? रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। पर हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? हम कॉन्ट्राडिक्शन से शुरू करके क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम तो ये मान रहे हैं कि रूट 2 एक क्या है? रूट 2 एक रैशनल नंबर है। मतलब आपने पूरी कहानी ही पलट दी, जो हीरो था उसी को विलन बना दिया और जो विलन था उसको बोल दिया कि नहीं भैया आप तो हीरो हैं। ठीक है, अब अगर आप रूट 2 को इरैशनल नहीं बोल रहे हैं, रैशनल बोल रहे हैं, तो देखो अगर आपको याद हो कक्षा 9वीं में जब आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा तो रैशनल नंबर्स होने की कुछ कंडीशंस होती हैं, राइट, है ना। और अगर वो कंडीशंस आप देखोगे तो वो थोड़ी सी जटिल कंडीशंस है जिसमें कि हर नंबर को अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। तो केवल कह देने से कि भैया रूट 2 रैशनल होगा आपका काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस रखने पड़ेंगे कि हाँ भैया रैशनल नंबर होने की जो भी कसौटी है उस पर रूट 2 बिल्कुल खरा उतर रहा है और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है। चलिए अब यहां समझना, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर रूट 2 इरैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, तो सबसे पहली चीज क्या होगा? तो यहां पे आप बोलोगे भैया कि इट इंप्लाइज दैट क्या कि रूट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या इस बात में कोई शंका है? क्योंकि रूट 2 को आपने रैशनल नंबर बोला है तो रूट 2 को p/q के फॉर्म में लिखने की मेरे पास पूरी आजादी है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं कि भैया p/q फॉर्म में होगा, लेकिन क्या खाली p/q फॉर्म में है ये लिखने से मेरा काम चलेगा? नहीं सर, यहां पे हमारे पास कुछ कंडीशंस है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? तो कंडीशन क्रमांक 1 है भैया कि p and q आर इंटीजर्स। आर व्हाट? आर इंटीजर्स। इसको बहुत जगह किताबों में कैसे लिखा जाता है? इसको बहुत जगह लिखा जाता है यहाँ पे कि p, q बिलोंग टू इंटीजर फैमिली। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं है, वो बिलोंग्स टू लिखा है। ठीक है, अब दूसरा आपके पास क्या पॉइंट आता है सर? दूसरा पॉइंट ये आता है कि भैया q शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
एक थर्ड कंडीशन जो कि बहुत बार कम बोली जाती है, कम यूज की जाती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन ये है कि पी एंड क्यू, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है यहां पे कि भैया पी एंड क्यू आर व्हाट, आर को प्राइम। अब हम में से बहुत लोगों को यही याद नहीं होगा या यही पता नहीं होगा कि को प्राइम होता क्या है, तो थोड़ा उस पर भी अपन बात करेंगे। ज़रा मैं 2 मिनट पहले इसको हाईलाइट कर लूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से खास कर ये तीसरी वाली, क्योंकि पूरा गेम जो अपना बनेगा और बिगड़ेगा वो इसकी वजह से ही बनेगा या बिगड़ेगा। ठीक है, कि पी एंड क्यू शुड बी व्हाट, पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम। अब जरा 2 मिनट में आपका समय लूंगा और हम चर्चा करेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, को प्राइम नंबर जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कक्षा 9वीं में, पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, पहली बात तो आप जब भी देखोगे कोई भी नहीं बोलता को प्राइम नंबर, सब यही बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी यहां पे 2 नंबर्स की बात होती है। ठीक है, दो नंबर जो कि आपस में क्या होंगे, जो कि आपस में प्राइम होंगे, अर्थात 2 नंबर जो कि आपस में प्राइम होंगे, जिसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि इन 2 नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, वो केवल होगा, कॉमन फैक्टर होगा, एक ही होगा, और वो कॉमन फैक्टर होगा 1। ऐसे भी कहा जाता है कि यदि 2 नंबर्स के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो तो उसे आप क्या बोलते हो, को प्राइम बोलते हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि 1 के अलावा आपके पास कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये आपको को प्राइम याद आ गया। कक्षा 9वीं में हमने जब भी इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं तो ये वाली कंडीशन को हमने कम ही यूज किया है। ठीक है, ज्यादातर बार हमने इन दोनों ऊपर वाली कंडीशंस पे चर्चा की है और इस पे हमने थोड़ा कम ध्यान दिया है, पर ये कंडीशन भी होती है जब भी आप डिस्कस करते हैं किसको, जब भी आप डिस्कस करते हैं आपके इरेशनल नंबर्स को। क्लियर हो गया। को प्राइम के एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो 1 और 2 को प्राइम हो गए, 2 एंड 3 को प्राइम हो गए, 2 एंड 5 को प्राइम हो गए। हर इवन और ऑड नंबर आपस में को प्राइम हो सकता है। ठीक है, हर इवन और ऑड नंबर नहीं, मतलब जो भी सेट होगा एक इवन और एक ऑड नंबर का। ठीक है, इस तरीके से जितने नंबर्स होते हैं ये सब को प्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इट्स अ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखना। चलो इतना अगर आपको नोट डाउन करना है कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कार्रवाई को अपन आगे बढ़ाते हैं। आपने अच्छे से देख लिया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको हल्का हल्का कि हमने शुरू किया है कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से, यानी उल्टी बात करनी है, और इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने शुरू ही किया है उसको रैशनल मान के। जिसके बाद सबसे बुनियादी स्टेप ये होता है कि भैया √2 को हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हर रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इंटीजर्स हैं दोनों, q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे सीखी वो ये कि p एंड q दोनों क्या है, को प्राइम है। ठीक है, और को प्राइम का वहां पे मैंने आपको सिस्टम समझा दिया कि यदि 2 नंबर जिनके बीच जो कि आपस में प्राइम है, खुद का उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है, पर आपस में प्राइम है और उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक ही है और वो है 1। इस तरीके का जो पूरा सेटअप होता है, ऐसे 2 नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। इतना क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें। तो अपन एक काम करते हैं, ब्लैंक स्क्रीन एक ले लेते हैं। ठीक है, और अपन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन ने क्या लिखा था लास्ट, अपन ने जो शुरू किया था वो मामला ये था कि √2 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में हमने यहाँ पे मेंशन किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी स्क्वायरिंग करके देखें ताकि √2 थोड़ा सा हट जाए। देखो एक बार स्क्वायर करने पे कितना आएगा। देखो स्क्वायर करने का जो मूलभूत एजेंडा है वो बहुत सिंपल है कि रूट से अपन अक्सर इरेशनल नंबर को एसोसिएट कर लेते हैं, और जब हमने बोल ही दिया है रैशनल है तो फिर रूट का कोई यूज नहीं बनता है ना। तो यहाँ देखो जब आप स्क्वायर करोगे तो पहले एक बार लिख लेते हैं भैया हम यहाँ पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। √2 का स्क्वायर करोगे तो भैया वहां तो सिंपल है बहुत, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके आपके पास बचेगा केवल 2। इधर आया आपके पास p², ठीक है, और नीचे आ गया यहाँ पे q²। इतना क्लियर है?
कुछ जगहों पे किताबों में इसको a बाय बी के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, जहां पे आप a स्क्वायर बी स्क्वायर यूज करते हैं तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि p स्क्वायर q स्क्वायर या p और q इन जनरल हम रैशनल नंबर से एसोसिएट कर देते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आपको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब यहां देखना क्या बोला हमने कहा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अगर इसमें मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करूं, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, विच इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। क्या बोला हमने, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये निकलता है कि जब मैंने पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो उसमें मुझे रिजल्ट के तौर पे क्या मिला, मुझे रिजल्ट के तौर पे मिला एक क्यू स्क्वायर के रूप में एक आंसर। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत? जरा से भी नहीं सर, इजी है, क्लियर है, गुड टू गो है जी सर। अब यहां देखिएगा, हम यहां पे क्या लिखेंगे कि भैया जब हमने पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो फिर मुझे क्यू स्क्वायर के रूप में एक रिजल्ट मिला है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स what? 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, राइट? इतना क्लियर है जी। और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम पढ़ी है उसमें हमने क्या लिखा है, तो सर उसमें हमने वहां पे साफ साफ बोला है कि यदि किसी नंबर के स्क्वायर को कोई एक दूसरा नंबर डिवाइड करता है तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे काम करो, देयरफॉर को यहां से हटाओ फिलहाल के लिए, ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि विच इंप्लाइज दैट 2 divides p square and therefore this time what would happen, therefore 2 divides what? 2 divides p। इसका रीजन क्या होगा, तो भैया इसका सिंपल सरल सुंदर रीजन यही है कि भैया थ्योरम 1.3 यही कहती है, ठीक है, थ्योरम 1.3 क्या कहती हो कि यदि किसी नंबर के स्क्वायर को कोई एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो भैया उस नंबर को क्या होगा, तो भैया उस नंबर से आप ये भी कह सकते हो कि वो उसके स्क्वायर के, जिसका स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। तो पी स्क्वायर को जब 2 डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो उसका एक मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलता है, सर उसका एक मैथमेटिकल मीनिंग ये निकलता है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन बना दूँ ताकि हमें ज़रा भी कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पे हमने क्या लिखा है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक पार्टीशन बना देते हैं, सीधी लकीर, जो कि सीधी है नहीं, थोड़ी सीधी कर देते हैं। चलिए स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें, कोशिश यही रहेगी, ठीक है, लगभग तो ऑलमोस्ट बनी गई स्ट्रेट। चलो थोड़ी सी इधर कर दो अगर चाहिए तो आपको, है ना, ऑल गुड टू गो, लगभग तो सीधी है ही, अब इससे ज़्यादा सीधे मैं कर भी नहीं सकता। तो भैया यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2 डिवाइड्स p विच ऑल्सो मीन्स दैट 2 is a factor of p। क्या इतना क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर। अगर कोई दिक्कत हो तो भैया हमें तत्काल सूचित करें, कोई दिक्कत? क्लियर है इतना? हमने क्या बोला, हमने कहा 2 is a factor of p, 2 is a factor of p, जिसका एक मतलब ये निकलता है, कि यदि मैं p को 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा, है ना, जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हम पी क्यू आर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पी एन क्यू यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आर बोल देते हैं, क्योंकि 2 डिवाइड्स p which means 2 is a factor of p, which also means that p डिवाइड बाय 2 करने पे हमें मिलेगा r। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो आप बोलोगे भैया p is equals to 2r है, राइट। अब आप इसको थोड़ा और आगे फर्दर लेके जाओगे तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि भैया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर हम एक काम करें यहाँ पे एक स्टेप ले लें, क्योंकि हमने पहले भी कभी स्क्वायर किया था, तो अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो डिसबैलेंस बन जाएगा, है ना। तो फिर से लिखा मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दिस टाइम व्हाट आई गेट इज व्हेन आई डू द स्क्वायर, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी 4, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर।
अब ये जो है पी स्क्वायर, ये आपको एक और जगह देखने को मिलता है जो कि यहां पे है, दैट इज 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, है ना। अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो अगर इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन 1 और इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन 2, तो अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि भैया फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट, वी गेट भैया कि दोनों के पास पी स्क्वायर है, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, राइट। अब गणित का नियम क्या कहता है भैया, 4 को यहां ले आओ तो आपके पास आ जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। इसके बाद एक लाइन और खींच देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक हम और यहाँ पे पार्टीशन बना देते हैं जिसमें हमें बहुत अच्छा सा हेल्प मिलेगी हमारे सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है ना। चलिए तो अब हम फर्दर क्या कहेंगे भैया, डिवाइड करने पे कुछ रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, तो सर रिजल्ट आएगा q स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2 और 4 कैंसिल होकर आपके पास केवल 2 बचेगा, वुड गिव यू r स्क्वायर। नाउ व्हाट डज दिस मीन मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इसका मतलब होता है कि भैया 2 डिवाइड कर रहा है किसको, तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड देयरफॉर 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स q, राइट। अब 2 डिवाइड्स q ये किस थ्योरम के तहत, जरा वो भी बता दो भैया। तो हमने यहां पे लिख दिया भैया थ्योरम 1.3, माफ कीजिएगा 10 पॉइंट नहीं 1.3, ठीक है। अब क्योंकि 2 डिवाइड्स q है, कैन आई से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। इज दिस क्लियर, क्या ये चीज क्लियर हुई। क्या किया हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया अब तक इस पूरी मेहनत से कि 2 है वो फैक्टर है किसका, q का। What does that means? That means that now if I look back, अब मैं अगर देखूं थोड़ा सा, तो मैंने एक स्टेटमेंट ये लिखा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि now we can observe that 2 is, we can observe that 2 is a common factor, 2 is a common factor between, common factor of a अपना कौन सा p and q। however मतलब अब यहां पे ला रहे हैं हम ये पिक्चर में कि भैया आपने तो बोला 2 इज अ कॉमन फैक्टर, लेकिन आपने पीछे क्या लिखा है, आपने पीछे लिखा है कि भैया p एंड q आर को प्राइम। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि भैया however according to our assumption what is going to happen according to our assumption, p and q are what, p and q are co-prime, are what, are co-prime। तो मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे। को प्राइम होने का मतलब है 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आपने ऊपर लिखा है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, ऐसा निकल के आ रहा है हमारी पूरी कैलकुलेशन से। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम ये बोलेंगे भैया कि देखो आपको यहाँ पे ये जाहिर करना पड़ेगा कि अवर अजम्पशन, या फिर आप कहोगे यहाँ पे देयरफॉर अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत था। विच इम्प्लाइज दैट इसका मतलब क्या है भैया कि हम जो हमने अज्यूम किया था वो बात गलत थी। विच इम्प्लाइज दैट √2 इज नॉट, ये अच्छे से लिखना भैया एकदम बढ़िया कैपिटल अक्षरों में NOT, √2 इज नॉट अ
rational number. Root 2 is not a rational number, which implies that, जिसका मतलब क्या है भैया कि therefore root 2 is an irrational number. अब अपन फटाफट से रिविजिट करेंगे अपन ने जो पूरी मेहनत की उसको, कैसे हमने प्रूव किया, एक बार ध्यान से सुनना समझना, उसके बाद आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए बैक टू व्हाट वेयर वी स्टार्टेड। सबसे पहले हमने कहानी शुरू कैसे की थी, तो हमारी कहानी शुरू इस बात पे हुई थी कि हमने ये अज्यूम किया था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है, मतलब हमारे क्वेश्चन में गलत बात लिखी है और हम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब अगर आप रैशनल नंबर है तो आप रैशनल नंबर होने की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये आता है कि आप खुद को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हमने लिखा भैया रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। फिर वहां पे हमने जो हिडन कंडीशन थी जो कि बोली नहीं जाती हैं पर हमेशा फॉलो की जाती है, पहली कि पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं वो हमने लिख दिया, दूसरा कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 वो भी हमने लिख दिया, तीसरा एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत बार डिस्कस नहीं की जाती है पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पी एंड क्यू का कोप्राइम होना, और प्रोबेबली पूरा सवाल इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब कोप्राइम क्या नंबर होते हैं उनको भी जरा एक बार देख लो। पहली बात तो कोप्राइम नंबर्स कहा जाता है हमेशा, मतलब एक से ज्यादा होते हैं। तो ये दो नंबर का पेयर होता है जो कि एक दूसरे से रिश्ते में प्राइम होते हैं, अर्थात इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल एक होगा और वो कॉमन फैक्टर होगा 1, ठीक है। तो आपका कॉमन फैक्टर एक ही होगा, कॉमन फैक्टर कितने होंगे 1, और वो संख्या भी कौन सी होगी 1, ठीक है। तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहां पे आप लिख भी सकते हो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि 1 तो होता ही है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनको आप कहते हैं कोप्राइम, ठीक है। चलिए ये मैंने सिंपल सरल भाषा में लिख दिया, ये हमें यूसेज में बहुत काम आता है। कॉल गुड टू गो, इतने का स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो एक बार देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमने प्रूविंग शुरू की, तो हमें भैया ये जो रूट का निशान था वो थोड़ा सा अजीब लगता है हर बार, तो हमने क्या किया उसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी। अब जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, उधर पी और क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, जहां से मैंने दो इक्वेशन निकाली। मतलब एक में हमने कहा कि भैया पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे क्यू स्क्वायर के रूप में एक रिजल्ट मिल रहा है, और दूसरी जो मैं बाद में यूज करने वाला था वो थी 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो इसलिए जब हम पहली बार सॉल्व करते हैं तो बहुत बार ये निकालते भी नहीं हो, तो बाद में याद आता है कि अरे हाँ ये चीज तो करनी है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट पे जरा ज्यादा ध्यान देना जहां पे हमने बोला कि क्यू स्क्वायर इज पी स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे कुछ निश्चित आंसर मिल रहा है, क्योंकि q है इंटीजर तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा इंटीजर, मतलब यहाँ पे कुछ आंसर मिल रहा है, डिवाइड करने पे डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, वी आर गेटिंग अ प्रॉपर वैल्यू, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कमेंट किया कि इसके हिसाब से हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, जिसका थ्योरम 1.3 के तहत हमें एक रिजल्ट मिला कि भैया 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, राइट। थ्योरम 1.3 यही कहते हैं कि यदि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 तो पी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि पी स्क्वायर बनाने में पी का इस्तेमाल हुआ है, नो न्यू फैक्टर्स वुड हैव इन्वॉल्व्ड। तो अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। अब इसी सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका है कि भैया 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, सेम बात हो गई ना, 2 डिवाइड्स पी या 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, बात तो आपने एक ही कही। अब इसको स्टेटमेंट को या 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी या फिर 2 डिवाइड्स पी अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं लिखूंगा p बाय 2, यानी डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है कुछ r के रूप में, मुझे नहीं पता p वैल्यू क्या है, तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो भी मुझे पता नहीं होगा। वहां से मैंने एक और रिलेशन निकाला कि भैया p इज इक्वल्स टू 2r है। अब क्योंकि हमने पिछली बार भी स्क्वायर किया था p और q के बीच में, तो ये बोलेगा भैया मुझे भी स्क्वायर करना है, क्योंकि हमारा इन द एंड इंटेंशन क्या है कि हमारे असम्पशन को गलत प्रूफ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें पता ही है ना कि भैया p और जो रूट 2 है वो इरेशनल है। तो स्क्वायर जब हमने किया तो हमें मिला पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, जिसको हमने पहले मिली हुई एक पी स्क्वायर की वैल्यू से इक्वेट किया और हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन मिला, जिससे हमने फाइनल रिजल्ट क्या निकाला कि क्यू स्क्वायर को भी जब आपने 2 से डिवाइड किया
तो आर स्क्वायर के रूप में रिजल्ट मिला। यानी अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में उस चीज को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, विच ऑल्सो मीन्स बाय थ्योरम 1.3 2 वुड डिवाइड q। अब एक बात समझना, यहां से एक चीज ये भी निकल के आई, जब 2 q को डिवाइड कर रहा है तो एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब मैंने पहले एक और बार फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया था और वहां था p का फैक्टर, कौन, वहां भी 2 ही था। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिलता है, हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलती है कि भैया जो 2 है वो क्या है, वो कॉमन फैक्टर है किसका, p और q दोनों का। इसीलिए यहां पे हमें थोड़ी सी शंका होती है कि भैया आपने जो अदम्पशन लिया है उसके हिसाब से तो p और q आपस में क्या है, p और q आपस में है कोप्राइम। तो जब वो कोप्राइम है तो बीच में कॉमन फैक्टर कहां से आ गया। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपसे कुछ गलती हुई हो और यहां पे हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि भैया हाँ हमारा अदम्पशन गलत था, जो हमने माना था कि √2 रैशनल नंबर है तो वो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, विच मीन्स √2 इज एन इरैशनल नंबर। अब आपको जिस पार्ट की स्क्रीनशॉट लेना है, मैं हर एक पार्ट पे आपके लिए 1-1 सेकंड रुक जाऊंगा। चलिए पहले इतने पार्ट का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो, ऑल गुड टू गो। सेकेंड पार्ट की ओर अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये देखिए भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ऑल गुड टू गो नाउ। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि छोटी सी 2-3 स्टेटमेंट्स है, पर इसको भी अगर आपको कैप्चर करना हो तो प्लीज डू दैट। अब हम आ जाते हैं भैया √3 पे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, तो पिछला वाला थ्योरम था, फर्क समझना, √2 को इरैशनल प्रूफ करना एक थ्योरम है, √3 को इरैशनल प्रूफ करना यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में किया गया है। तो दोनों सेम ही चीजें, मेथड पूरा सेम ही है, बस आपको अच्छे से इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो ऑल गुड टू गो, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मामला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भैया लेट अस अज्यूम दैट ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब हमारे जो हमने सोचा था उसके उलट लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑन द कॉन्ट्ररी हमने सोचा क्या था, √3 इरैशनल है, पर हम यहाँ पे अब शुरू कहाँ से करेंगे, हम शुरू करेंगे कि ऑन द कॉन्ट्ररी √3 इज एन रैशनल नंबर। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं √3 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है कि भैया अपन अब तक गलत चल रहे थे, √3 तो रैशनल नंबर है। अब जो पहली चीज हमारे मन में आनी चाहिए कि भैया अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी आप कहोगे √3 वुड बी इक्वल्स टू, पिछली बार हमने p और q यूज किया है तो इस बार मैं a और b यूज कर रहा हूं, एक ही बात है ना। p/q फॉर्म क्या होता है, मतलब कुछ न्यूमरेटर और कुछ डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे p/q के फॉर्म की जगह a/b लिख दिया, लेकिन कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, पहली a एंड b शुड बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है। सेकेंड कंडीशन b यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि a एंड b शुड बी कोप्राइम। क्या होने चाहिए भैया, दोनों कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। इस कंडीशन को अपन यहाँ पे थोड़ी सी एक बक्से में डाल के हाईलाइट कर लेते हैं कि भैया ये वाली कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखनी है, ठीक है। बाकी सबको भले ही भूल जाओ पर इसको भूल न जाना रे। चलो इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब चलिए अपन यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे ताकि हम अपने सवाल के जवाब तक जल्दी से पहुँच सके। चलो भैया ये अपन ने यहाँ पे लाइन खींचने की कोशिश की है, सीधी खींच गई तो ठीक, ना खींची तो भी ठीक, चलो लगभग सीधी ही है। अब यहाँ बात देखना भैया, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं भैया दोनों कोप्राइम है। अब आप कह रहे हो कि देखो √3/a/b था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहोगे कि आपने लिखा है √3 इज इक्वल्स टू a/b। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इनका स्क्वायर, सेम ही चीज़ करनी है जो आप पिछली बार कर रहे थे। तो आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कुछ नया नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो गया 3a² और नीचे आ गया b², ठीक है। तो यहाँ से जो दो रिजल्ट आपको मिलेंगे उसमें से एक मिलेगा ये कि 3b² इज इक्वल्स टू a²,
और या फिर सेम ही तरीके से रिजल्ट मिलेगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर? चलिए, अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 3, ये आपको मिल गया एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट आपको क्या मिला यहाँ पे कि 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जिसको मैं 1 लिख लेता हूँ क्योंकि बाद में ये कहीं मुझे काम आ सकती है। तो ये मेरा रिजल्ट 1 है जिसको मैं बाद में कभी यूज करूंगा। अब एक बात समझना, जैसे ही लिखा मैंने ए स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मेरे मन में पहला विचार क्या आया कि ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पे बी स्क्वायर के रूप में कुछ फाइनाइट रिजल्ट मिल रहा है, यानी डिवीजन कंप्लीट हो रहा है। यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स व्हाट, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ आंसर मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो अपना ज्ञान अर्जित किया था, जो हमने नई चीज सीखी थी, वो क्या सीखी थी कि जब किसी नंबर के स्क्वायर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे मैं कहूंगा कि देयरफॉर 3 डिवाइड्स ए। फिर से एग्जाम्पल, अगर मेरे पिताजी मेरे माताजी से डरते हैं, अगर मैं मेरे पिताजी से डरता हूं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे माताजी से डबल डर होता होगा, मतलब मेरा समझ रहे हो, मतलब जिससे हम भयभीत होते हैं, जो हमारे लिए मतलब ऐसा है कि भैया इस इंसान से तो गलती से भी कुछ नहीं कहना है, वो खुद हमारी माताजी से भयभीत रहते हैं, तो फिर हम अपनी माताजी से कितना भयभीत रहेंगे। एग्जाम्पल समझ रहे हो? तो अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, अगर माताजी पिताजी को एकदम बढ़िया से समझा सकती हैं तो हमें तो समझा ही सकती है कि नहीं? 3 डिवाइड्स ए, इसका एक रिजल्ट ये निकलता है जो कि यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। एक रिजल्ट क्या निकलता है भैया? एक रिजल्ट ये निकलता है कि देयरफॉर, या फिर आप यहां पे लिख दोगे कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। डिवाइड कर रहा है मतलब क्या मीनिंग है यार? देखो, ये ऐसा है कि सेम ही चीज को अलग तरीके से कहा गया है। भाई मैं अपनी माता जी से थोड़ा सा डरा सहमा रहता हूं, ये भी सेंटेंस सही है कि नहीं? और मेरी माता जी से मैं थोड़ा डरा सहमा रहता हूं, ये सेंटेंस भी सही है, बस बोलने का तरीका अलग है भैया। तो यहां पे भी 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर लिख लो या 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए लिख लो, बात तो बराबर ही है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी वो ये कि थ्योरम लिखना मत भूलना, तो यहाँ पे आप लिख देना TH, यानी थ्योरम 1.3। अब एक बात समझना, 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए यानी 3 डिवाइड्स ए, दोनों में से जो भी बात होगी उसका मैथमेटिकल रिजल्ट अगर मुझे लिखना हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जब आपने ए को 3 से डिवाइड किया, 3 डिवाइड्स ए का क्या मतलब है? जब आपने ए को 3 से डिवाइड किया तो आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिला इन द फॉर्म ऑफ सी। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? अब एक बात समझना यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या कहने जा रहे हैं? अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि a को 3 से डिवाइड करने पे c के रूप में रिजल्ट मिल रहा है तो क्या मैं इसी चीज को लिख दूं कि a इज इक्वल्स टू 3c। अब एक बात समझना, ये जो c है ये a b का दोस्त है भाई। अगर जब अपन लिखते भी हैं तो a b के बाद यही आता है, तीसरा मकान इसी का है a b c, तो वो क्या बोलेगा, क्यों भैया तुमने ए का और बी का तो स्क्वायर किया था, मेरा भी करो। तो ठीक है भैया, जो परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो करेंगे। दैट इज जैसे ही कुछ इक्वेशन मिली उसमें हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ जैसे ही आपने दोनों साइड्स का स्क्वायर सोचा या लिखा, आप क्या करेंगे? ए का स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे 9, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर। अगर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, जैसा कि वहां पे 3 और सी हैं, स्क्वायर करने पे दोनों का इंडिविजुअल होता है, 3 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। समझने वाली बात। ए स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर मिला, इसको हमने कहा इक्वेशन 2। अब जब मैंने इसको इक्वेशन 2 कहा है तो किसी को तो इक्वेशन 1 कहा था। क्या दोनों के बीच में कुछ रिश्तेदारी बन रही है? बिल्कुल सर। तो आपने यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम 1 and 2 यानी 1 और 2 इक्वेशन से, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ठीक है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे जब आप बोलोगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट,
तो सर हमें यहाँ पे मिलेगा ये बात कि दोनों तरफ ए स्क्वायर है यानी बराबर है, तो गणित के नियम के हिसाब से बाकी दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो आप लिखोगे 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं। सर एक बार फिर से देखो, हमने लिखा है 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, क्योंकि 3b स्क्वायर भी a स्क्वायर के बराबर था और 9c स्क्वायर भी a स्क्वायर के बराबर था। अब 9 जो है ये पहुंच जाएगा 3b स्क्वायर के नीचे, होंगे कुछ कैंसिलेशन और हमें मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स ये मिलेंगे कि भैया b स्क्वायर बाय 3 करने पे 3 स्क्वायर के रूप में एक फाइनाइट रिजल्ट मिल रहा है। गणित का नियम क्या कहता है, इसको अगर मैं लिखूं अंग्रेजी में, इसी जो ये चीज हो रही है उसको मैं लिखूं अगर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि भैया 3 डिवाइड्स whom, सर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, एंड थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें गणित के लॉजिक के हिसाब से, तो हम कहेंगे भैया 3 डिवाइड्स b एज वेल, 3 डिवाइड्स b, जिसका रीजन हम यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं भैया, दैट इज थ्योरम 1.3। अब एक बात समझना, यदि 3 डिवाइड कर रहा है b को, तो यहां पे मैं एक रिजल्ट और लिखूंगा जो कि मेरे बहुत काम का है, दैट इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब ये दोनों सेंटेंस एकदम आसपास में लिखे, 3 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। इन दोनों की मदद से अगर मैं कंबाइंड रिजल्ट निकालना चाहूं तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, तो सर मैं बोलूंगा यहां पे कि देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। अब यहां पे हम लाएंगे थोड़ा सा पिक्चर में ट्विस्ट, क्योंकि हमने पहले क्या बोला था, हमने यहां पे लिखेंगे हम यहां पे कि however according to our assumption, क्या बोला है हमने, अकॉर्डिंग टू अवर assumption। देखो एक बार ध्यान से, जो मैंने बक्सा बनाया था उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखाया हुआ था भैया कि a एंड b आर कोप्राइम। तो ये क्या हो गया, ये भैया हमारे अजम्पशन पे पड़ गया है पानी, बह गया, मतलब आपने ऐसा मान लो कि मतलब हो गया पूरा गुड़ का गोबर, की अजम्पशन जो आपने किया था वो तो खुद ही वो हो गया भैया, फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या कहोगे कि देयरफॉर our assumption was what, या our assumption is लिख लो, was लिख लो, एक ही बात है, ज़्यादा इंग्लिश है तो फिर अपन नेहा मैम से सीख सकते हैं कि was ऐसा आएगा, was wrong। जब मैं पूछने जाऊँगा तो मुझे वो लोग अलग सुनाएंगे कि सर इतने बड़े हो गए फिर भी अंग्रेजी में कमज़ोर हो। तुम लोग एक बार पूछ लेना अगर टाइम मिले तो। सो our assumption was wrong which implies that कि therefore √3 is not a rational number, क्योंकि हमारा assumption था कि वो रैशनल नंबर है, और अगर assumption गलत हो गया तो रैशनल नंबर वो नहीं होगा, और जब रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा भैया, सर रैशनल नहीं होगा तो वो इर्रेशनल होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे फाइनली कि देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हम सब कुछ प्रूव कर पाए? यस सर, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, बस मामला समाप्त, प्रूविंग हो गई। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो मैं 1 मिनट आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन ओपन कर देता हूँ, पिछली वाली, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये वाला भी कवर कर लो। एंड नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो थोड़ी सी अलग वेराइटी ऑफ द सेम क्वेश्चन। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि यदि एग्जाम में ये सवाल आया तो 2 नंबर का आएगा, ठीक है, और यदि हमने √2 और √3 को प्रूफ करने वाला किया तो वो 4 मार्क का या 5 मार्क का आ सकता है, जितने भी नंबर का आजकल आता है, मतलब एक ज़्यादा हायर नंबर खिलाएगा, 3 मार्क का भी आ सकता है। पर इस टाइप के सवाल 2 मार्क में इसलिए आते हैं क्योंकि देखो इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके चलते हैं, आप ये मान के चलते हैं कि जो हमारे टीचर हैं उन्हें ये ज्ञात है कि √3 इर्रेशनल है, ठीक है। पर अगर आपको मान लीजिए यही सवाल 5 नंबर का आ जाता है तो आपका पहला काम क्या हो जाएगा, √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है उस पूरे प्रोसेस के तहत। फिर
इस पार्ट पे आना है, पर आमतौर पे ऐसा आज तक हुआ नहीं है। हमेशा जब भी ऐसा सवाल आया है तो उसमें आपने सीधे ही √3 को इरेशनल यूज किया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कैसे करेंगे सवाल को। तो भैया सवाल शुरू करेंगे हम एक सिंपल से स्टेटमेंट के साथ कि भैया लेट अस अज्यूम दैट क्या कि 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। प्रूफ करना है हमें इर्रेशनल, तो हमने बोल दिया इसको रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया भैया, इसको हमने बोल दिया इज अ रैशनल नंबर। अच्छे से लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे हम, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ, ये तो मैंने अंग्रेजी में लिखा, तो मैथमेटिकल मीनिंग इसका समझो कि भैया दिस इंप्लाइज दैट 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, यानी किसी रैशनल नंबर को जैसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं वैसे इसको भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? जरा से भी नहीं सर। अब अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करने की कोशिश करूँ, ठीक है, ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया कि 5 माइनस a/b, a/b उस तरफ था, इस तरफ आया तो माइनस हो गया, √3 नेगेटिव था, साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आपने लिखा 5b माइनस a/b, दिस इज इक्वल टू √3। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में वो कंडीशन लिख लेना कौन सी। अब यहाँ पे कोप्राइम वाली कंडीशन का यूज कम होगा। यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन होगा, यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि भैया a एंड b बिलोंग टू इंटीजर फैमिली एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ध्यान रखना। तो 5b माइनस a/b वुड बी इक्वल टू √3। अब एक बात समझना है यहाँ पे, ठीक है, बात हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया क्योंकि ये नंबर दोनों इंटीजर्स हैं a और b, 5b इंटीजर है, तो इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने पे आपको इंटीजर्स ही मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंस, यहाँ पे आप लिख लो सिंस की जगह, नाउ 5b माइनस a/b वुड बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, एंड हाउएवर, मतलब एक हम विपरीत बात कहने जा रहे हैं, हाउएवर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना, ये तो आपको पता ही है। अब ये जो हमने लिखा है स्टेटमेंट इसके हिसाब से, तो यहां पे आप कहोगे कि हेंस 5b माइनस a/b is equal to √3 is not possible, या is not possible कि 5b माइनस a/b जो है ये एक रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल के बराबर हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि इर्रेशनल इज या रैशनल इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल, है ना, वो दोनों तो अलग ही चलते हैं ना भैया, साथ में कैसे हो जाएंगे, बराबर कैसे हो जाएंगे। अब क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इंप्लाइज दैट क्या होगा, विच इंप्लाइज दैट 5 माइनस √3 equals to ab is also a/b is also not possible, मतलब ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हम, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और जब अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मतलब क्या बात है, मतलब भैया आपने जो शुरू किया था वही मामला गड़बड़ था। मतलब आप यहाँ पे बोलोगे कि आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, our assumption was wrong, and what should be the net result, हमारा assumption गलत था, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट ये होना चाहिए कि 5 माइनस √3 is an irrational number। ठीक है, is an irrational number।
देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्लियर हुआ कैसे हमने शुरू किया? तो देखो क्योंकि थोड़े ही स्टेप इन्वॉल्व थे इसलिए इसको 2 नंबर में पूछा जाता है। कभी अगर 3 में पूछ ले टीचर तो मान लेना आप लकी हो। चलो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो एक बार देख लो। मामला शुरू कैसे हुआ था? यहाँ पे सिंपल टर्म्स में हुआ एज कंपेयर टू जो हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन किए। यहाँ मेहनत थोड़ी हमें कम लगी और ईजिली हमारा काम बन गया। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, डन, गुड टू गो। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया हम। यहाँ पे देखिए शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। ये भी आसान ही आएगा इन टर्म्स ऑफ, ये भी आसान ही कहा जाएगा बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो यहां पे हम कहेंगे भैया कि लेट अस अज्यूम दैट व्हाट, दैट 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। वही जो अब तक अपन करते आए हैं वही किया है हमने, कुछ नया नहीं किया है। चलिए आगे बढ़े अपन। तो अपन यहाँ पे कहेंगे भैया एक काम करो, रंग चेंज कर लो ताकि अपन आसानी से लिख पाए बात को। तो अपन ये लिखेंगे कि देयरफॉर, या दिस इंप्लाइज दैट, नॉट देयरफॉर, दिस इंप्लाइज दैट 3 रूट 2, दिस इंप्लाइज दैट 3 रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि a कॉमा b बिलोंग टू इंटीजर फैमिली एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज डन। यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। चलिए अब इसको अपन एक काम करते हैं, वही जो अब तक करते आए हैं कि जो रैशनल है उन्हें एक तरफ कर दो, जो इरैशनल है उन्हें दूसरी तरफ कर दो। तो जितना गणित हमको आता है हमारे हिसाब से रूट 2 यहीं रहेगा और ये हो जाएगा a अपॉन 3b, है ना। 3 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था साइड चेंज करेगा, डिवीजन में आएगा b के पास। तो आप कहोगे भैया रूट 2 इक्वल्स टू कितना, रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन 3b। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि भैया नाउ, हिंदी वाली नहीं है भैया, ये कष्टी नहीं है, ये अंग्रेजी वाला नाउ है। आप कहोगे कि a अपॉन 3b इज व्हाट, इज अ रैशनल नंबर। मुझे a और b क्या है ये नहीं पता है, फिर भी मैं इतने श्योरिटी से कैसे कह सकता हूँ कि रैशनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है कि a और b इंटीजर फैमिली को पार्ट है। तो जब इंटीजर फैमिली के पार्ट होंगे आप, तो a और b के साथ 3 अगर जुड़ भी जाएगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करने पे आपको इन दी एंड मिलेंगे रैशनल नंबर्स ही, ठीक है। क्योंकि देखो b इंटीजर है, इंटीजर में इंटू 3 कर दिया तो नीचे वाला पार्ट इंटीजर, a इंटीजर है तो ऊपर वाला पार्ट इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर मिलके इंटीजर क्या बनाएंगे, रैशनल नंबर ही बनाएंगे ना। चलिए तो a अपॉन 3b इज अ रैशनल नंबर बिना किसी और चीज के। हाउएवर यहां पे आ जाएगा और हम बोलेंगे भैया कि हाउएवर जो हमारा दूसरी तरफ वाली पार्टी है, हाउएवर रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, और ये तो थ्योरम ही है। तो कभी रूट 2 वाला आ जाए तो सीधे लिख देना भैया ब्रैकेट में थ्योरम, ठीक है। भले ही रूट 3 वाले में आपको प्रूव करना पड़े, पर अगर रूट 2 वाला आ जाए तो सीधे लिख देना कि भैया थ्योरम है ये तो, ठीक है। तो अब आप यहां पे कहोगे कि वी नो दैट, हमें पता है कि, वी नो दैट रैशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू इरैशनल नंबर, है ना। रैशनल और इरैशनल आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है कि रूट 2 बीइंग इक्वल टू, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट रूट 2 बीइंग इक्वल टू a अपॉन 3b इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है ये जहां से आया, मतलब जिस भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के तहत हम इसको लेके आए थे वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, यानी हमारा अजम्पशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, यानी हमारा जो अजम्पशन था शायद वो गलत था। तभी तो चीज़ें हर बार ऐसा हो रहा है कि नॉट पॉसिबल हो रही है। अगर हमारा अजम्पशन सही होता तो ये चीज़ें पॉसिबल होती, पर इनका पॉसिबल ना होने का सिंपल मतलब यही है कि भैया कुछ ना कुछ गलत था। तो आप कहोगे कि देयरफॉर 3 रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, आवर अजम्पशन वाज इरैशनल नंबर, यानी आप लिखोगे यहाँ पे कि आवर अजम्पशन
आवर assumption was wrong। ठीक है ना, हमारा जो assumption था वो गलत था और हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे भैया कि यहाँ पे कार्रवाई खत्म करो। चलिए गुड टू गो। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 हमारा समाप्त हो गया है। प्रोबेबली वी वुड मूव टू अवर एक्सरसाइज, मोस्ट प्रोबेबली यस। पहला ही सवाल है भैया रूट 5 को रैशनल प्रूव करो। अब अगर आप रूट 2 और रूट 3 को अच्छे से प्रूव कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद ही किसी को कोई दिक्कत आए। और हम शुरू करने से पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टीशन बना लेते हैं ताकि ईजिली हमारा काम हो जाए, है ना। तो चलिए एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ खींच देते हैं। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट खिंच जाए वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो लो हो गई टेढ़ी। अरे अंडो करो भैया, इसको सीधी डिलीट ही कर दो। दोबारा ट्राई करते एक बार और। आई होप दिस टाइम इट इज़ बिट स्ट्रेटर। एक तो यहाँ से दिखता भी कम है, मतलब कि अरे वाह यार, नहीं अच्छा इसमें कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है क्या? ओ भैया इसको कॉपी नहीं कर सकते क्या हम? ना है क्या कॉपी? ये अब इधर पे ले जाओ, पेस्ट करने का ऑप्शन होगा ही नहीं अब तो। चलो फिर से ट्राई करते बनाने का भाई। अब इतनी अच्छी बनी गई है तो चलो इसके लिए हम इतनी जगह ले लेते हैं बीच वाले पार्ट के लिए। नॉट बैड, चलो गुड टू गो, इम्प्रेसिव। चलिए मामला शुरू करते भैया। क्या प्रूफ करना है? रूट 5 इरैशनल है। शुरू कैसे करोगे? तो भैया लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज एन, ठीक है, यहां पे आप लिखोगे रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए, मतलब इससे मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलना चाहिए कि जो रूट 5 है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब की बार आप क्या लिखो, m और n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लिखना चाहें। विच ऑल्सो इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी? तो कंडीशन नंबर 1 कि m, n both will belong to integer family, then n should not be equal to 0, ठीक है, and then last but not the least that is m and n दोनों क्या हैं भैया? दोनों होने चाहिए को प्राइम। क्या होने चाहिए भैया दीदी? को प्राइम। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। इसमें जो तीसरी वाली कंडीशन है यही कुल मिला के हमारे सवाल को काफ़ी हद तक अपने अंजाम तक पहुंचाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कुछ अच्छे कलर से। एक ही हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, विच वुड हेल्प अस रिमेंबर कि भैया ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें पूरी करनी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे की बात देखो, कंडीशन लिख दी हमने सारी। जी सर बिल्कुल। आगे की बात कुछ ऐसी, अब हम शुरू कहाँ से करेंगे भैया? देखो हमने जो लिखा था रूट 5 इज इक्वल्स टू m अपॉन n, उस पर वापस आ जाते हैं। कंडीशन हमारी सारी हो गई हैं, तो अब इन पे बात करना बनता है ना। क्या लिख रहे थे हम भैया? रूट 5 इज इक्वल्स टू कितना? रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन, नहीं क्या m और n यूज किया है ना हमने, तो चलो m अपॉन n। अब रूट जो है वो अक्सर किसको रिप्रेजेंट करता है सर? रूट रिप्रेजेंट करता है इरैशनैलिटी को। और यहाँ पे हमने पहले ही रैशनल की बात कर ली है, तो यहाँ पे हमारे मन में पहला विचार यही आएगा कि भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, SQ मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्या मिलेगा हमें? तो सर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, राइट। इतनी गणित तो हम सबको आती है। m का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? m स्क्वायर आएगा, n का स्क्वायर करने पे आएगा n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से दो रिजल्ट निकल के आते हैं। पहला 5n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, जिसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे काम आती है। इसको मैंने बोल दिया भैया ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या लिखनी है? तो यहाँ पे आप लिखोगे भैया और n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन 5। ये लिखा मैंने गणित की भाषा में। अगर इसी को मैं अंग्रेजी में लिखूं, तो पता है मैं क्या लिखूंगा कि 5 डिवाइड्स whom?
5 डिवाइड्स एम स्क्वायर, राइट, ऐसे ही लिखोगे ना आप, और क्या लिखोगे, आपने लिखा 5 डिवाइड्स एम स्क्वायर, करेक्ट। क्यों? क्योंकि एम स्क्वायर नामक किसी नंबर को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे n जो कि एक इंटीजर है उसके स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, पर स्क्वायर करने में हर एक चीज क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो मतलब कुछ रिजल्ट मिल रहा है, कोई एक नंबर मिल रहा है डिवाइड करने पे, मतलब डिवीजन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा कि 5 डिवाइड्स एम स्क्वायर एंड हेंस नाउ वी कैन राइट दैट कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स एम। अब ये किस उसके तहत हुआ, क्या लॉजिक था यहाँ पे, तो सर यहाँ पे लॉजिक है हमारा थ्योरम, कितनी सर, थ्योरम 1.3। चलिए इतना क्लियर है, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो यहां से एक रिजल्ट मैंने जो निकाला 5 डिवाइड्स एम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि विच इंप्लाइज दैट 5 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ m, है ना। इसका एक मतलब तो ये भी हुआ ना भैया कि जब आप 5 डिवाइड्स m बोल रहे हैं मतलब m को डिवाइड कर रहा है 5, और डिवाइड कौन किसको करता है, वही जो उसका फैक्टर होता है, तो 5 डिवाइड्स m भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब ये जो इंग्लिश में लिखा था मैंने 5 डिवाइड्स m, इसको जरा मैं गणित की भाषा में लिखूं तो हम बोलेंगे भैया कि m डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, मे बी यहाँ पे आप बोलोगे MNP बोल दो, एक काम करो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे और, यानी जो आपने लिखा है उसी को मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो m/5 इज इक्वल्स टू p, तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू 5p। अब ये जो p नया नया आया है, इसने अपने पड़ोसियों को देखा m और n को, और इन सबका पहले से स्क्वायर किया गया था, तो फिर ये क्या बोलेगा भैया, जब सबका स्क्वायर किया तो मुझे भी स्क्वायर करके दो। तो आप बोलोगे यहाँ पे ठीक भैया, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो सर हमें यहाँ पे मिलेगा दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पे m का स्क्वायर भैया m स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर भैया 25 हो गया, और p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पे समझना भैया, तो भैया हमने कहा था m का स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 25 p स्क्वायर, और आपको याद होगा मैंने कहीं पहले कहा था इक्वेशन 1 है ये, और ये अब हो जाएगी इक्वेशन क्रमांक 2। अब जब दोनों को नंबर दिया है तो ऑब्वियस सी बात दोनों का कुछ ना कुछ यूज तो होगा ही, और अगर आप चेक करोगे दोनों में m स्क्वायर आ रहा है, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब जो दो पक्ष बचे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको भैया 1 and 2 से, तो सर 1 and 2 से हमको मिलेगा यहाँ पे कि 5n स्क्वायर, क्या बोला हमने, कहा भैया 5n स्क्वायर जो कि m स्क्वायर के बराबर था, शुड बी इक्वल टू 25p स्क्वायर, राइट। अब मैथमेटिक्स क्या कहती है भैया, नंबर नंबर के पास जाता है, अट्रैक्ट होता है, तो 5n स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। अब 5 और 25 एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा n स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ये लिखा मैंने गणित की भाषा में, इसको अगर मैं अंग्रेजी में लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भैया 5 डिवाइड्स whom, 5 डिवाइड्स n स्क्वायर एंड हेंस, या फिर देयरफॉर 5 डिवाइड्स p डिवाइड्स n, सॉरी, ठीक है। ये किस नियम के तहत हुआ, जो भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, थ्योरम 1.3, ठीक है ना। चलिए 5 डिवाइड्स n, अब अगर इसको मैं जहां से मैंने मामला शुरू किया था उसके पास लेके जाऊं तो यहां पे मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं बहुत ही शराफत से कि भैया विथ दिस इंप्लाइज दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ n, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे क्या बोलूँगा, मैं आगे बोलूँगा भैया देखो ये जो आपने इतनी सारी बातें कही हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस मेहनत का मतलब क्या होता है। इस मेहनत का मतलब ये हुआ कि व्हेन नाउ वी ऑब्जर्व दैट, इस मेहनत का मतलब ये हुआ कि अब हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं
नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो भाई, जल्दी बताओ। सर वी कैन ऑब्जर्व दैट, दो सेंटेंस लिखे आपने बहुत आसपास में, एक में लिखा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ m, दूसरे में लिखा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ n। इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं, थोड़े आलस्य का यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहूं, तो हम क्या बोलेंगे भैया कि 5 इज अ, एक नया वर्ड यूज होगा बीच में अब की बार, फैक्टर फैक्टर नहीं लिखा जाएगा, इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों का फैक्टर है तो भैया कॉमन लिखने में हरज कैसी है, कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n, ठीक है। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n, और ये है यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने शुरू भी कॉन्ट्राडिक्शन से किया था और हमारा जवाब भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही आएगा, क्योंकि अब हम यहां पे क्या बोलेंगे कि जो हमने बोला 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n, ठीक है, एंड हाउएवर, हमने ये पहले डिक्लेयर किया हुआ है कि हाउएवर according to our assumption, according to our assumption, according to our assumption, m and n are co-prime। अब देखो, अब या तो हमारा अजम्पशन झूठ बोल रहा है या फिर हमने जो पूरा मैथमेटिकली सॉल्यूशन किया है वो झूठ बोल रहा है। अब इसमें से ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि वो झूठ होगा या गलत होगा, वो अजम्पशन के ही होंगे, क्योंकि जो दूसरी पार्ट, जो दूसरी पूरी कहानी हमने बयां की वो तो गणित के हिसाब से की है, मैथमेटिकली तो उसमें हमने कोई एरर नहीं किया है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रबल दावेदारी किसकी है गलत होने की, तो अजम्पशन की है। तो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर आर अजम्पशन, क्योंकि मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, पर वो जो हमने बात अपने मन में ठान ली है या जो हमने अज्यूम कर लिया है वो गलत भी तो हो सकता है। तो आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन उसके खिलाफ। तो जब आपके अजम्पशन पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है तो आपके अपने अजम्पशन को आपको रीचेक करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है वो सही है कि गलत है। और यहाँ पे गलत आने की आभास हमें, गलत होने की आभास हमें हो रही है, तो हम उसी पे आगे चलेंगे कि आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग एंड √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये तो वही वाला केस है कि आपको पता है कि इस राह पे चलने में आपकी भलाई नहीं है, फिर भी आप चल जाते हैं, है कि नहीं। और ये शायद एक मैथमेटिक्स के अलावा जीवन में भी होता है, थोड़ा सा आपको जीवन का ज्ञान भी मिल गया, पर लेकिन आपको कहीं ना कहीं सीख मिल ही जाती है। तो कोशिश करो भैया कि बहुत लेट ना हो जाए। तो आप कहोगे यहाँ पे कि देयरफॉर √5 इज एन, कौन सा नंबर, इरैशनल नंबर, इज एन इरैशनल नंबर। चलिए यहाँ तक की बात पूरी हो गई। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं पिछली वाली स्क्रीन को एक बार ला देता हूँ, चेक कर लीजिए यहाँ पे भैया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इजी था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये अपना एंडिंग पार्ट जहाँ पे हमने ज़्यादातर लिख के बताया, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमें अच्छे से लिखना पड़ता है, चीज़ें बतानी पड़ती हैं। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल। अब क्योंकि मैंने अभी ही प्रूफ किया है √5 इरैशनल है, तो मेरी मेहनत यहाँ पे ऐसी होगी कि सिर्फ इस वाले चीज़ पे मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। फिर से वही जो अब तक किया है, दैट इज लेट अस अज्यूम दैट कौन, दैट 3 + 2 √5 is a rational number। यार अब देखो, दुनिया में हर चीज़ बोलने से नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि भैया मैं रैशनल हूँ तो क्या मतलब, उसके आगे क्या, कुछ और तो बताओ भैया, ऐसे कैसे से बोलने से काम चल जाएगा। तो ठीक है भैया, आप जरा रैशनल नंबर की सारी कंडीशन पे भी खरा उतरिए। तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज दैट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज a और b वुड बी बिलोंगिंग टू इंटीजर फैमिली एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आपको अगर ध्यान हो तो हमने जब √2 √3 √5 को रैशनल प्रूफ किया है तो हमने ये मेंशन किया है कि वहाँ पे a और b को प्राइम है, पर यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं वो चीज़। क्यों? क्योंकि जैसी बीमारी वैसा इलाज, ठीक है। या देखो, जब हम छोटे थे ना तो हम चप्पल से भी पिटे, क्योंकि हम उस एरा में पैदा हुए थे कि जब चप्पल से पिटना वॉज कूल, मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और हमारे माता पिता भी उससे कोई इतना नहीं होते थे। पर आज के ज़माने में जब ऐसी पेरेंटिंग आ गई कि जहाँ पे बच्चे को मारना इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग,
क्योंकि इन जनरल सोसाइटी हैज़ इवॉल्व, मतलब मैं भी उस पक्ष में हूँ कि हाथ उठाने से कुछ भला नहीं हो पाता है, न बच्चे का न मारने वाले का, उल्टा दूरियां बढ़ जाती हैं, है ना। तो पर लेकिन हमारे ज़माने में तो था भैया, तो जैसी जिस ज़माने में जिस सवाल की जैसी रिक्वायरमेंट वैसा आपको वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। अब तब हमारे ज़माने में हम उससे ही सुधरते थे तो घर वालों ने वही किया। आप लोग अब थोड़े से अच्छे हो, मान जाते हो, बातें समझ जाते हो, तो भैया इसलिए आपके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आया जाता है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा वो करूँ, क्या करूँ, सॉल्व करने की कोशिश, तो 2√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 3। यहाँ पे आप लेंगे LCM, तो 2√5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b, है ना। LCM लेने के बाद यही होगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो आप कहोगे √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। तो जो गणित में सॉल्विंग वाला पार्ट है वो मेजॉरिटी यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे होगी चर्चा कि अब इसके रिजल्ट पे कैसे पहुंचे हम। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भैया नाउ a माइनस 3b अपॉन 2b, अपॉन b है कि 2b है, देखो मैं यहाँ पे 2 लिखना भूल ही गया था, क्योंकि वो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2b, ठीक है। तो भैया हम कह रहे हैं कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि देखो मुझे a और b की वैल्यू तो पता नहीं है, पर ये तो पता है कि भैया कौन सा रैशनल है कौन सा नहीं है। तो भैया a और b में अगर आप देखोगे a इंटीजर b इंटीजर, उनका जोड़ना घटाना डिवाइड करने से रिजल्ट इन द एंड इंटीजर रैशनल नंबर ही मिलेगा, है ना। और हाउएवर अभी क्या भी प्रूफ कर आए हैं अपन कि भैया √5 इज एन इरैशनल नंबर, है ना। ये हम अभी अभी प्रूफ करके आए हैं, तो हमें इस पे ज़्यादा दूर जाने की, हिस्ट्री में झांकने की जरूरत नहीं है, तो हम अभी अभी देख के आए हैं कि ये इरैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया आप कह रहे हो एक रैशनल है एक इरैशनल है और दोनों बराबर कैसे हो गए, नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे कहोगे कि भैया इरैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। यहाँ पे आप आगे चाहिए तो लिख सकते हो कि वी नो दैट, हमें पता है कि, एंड हेंस क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट, हेंस a माइनस 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू √5 इज नॉट पॉसिबल, जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में क्यों पूरे लिखता हूँ भैया, नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये जहां से इसका जन्म हुआ वो भी पॉसिबल नहीं होगा, और वो पॉसिबल नहीं है तो मतलब वो जो सेंटेंस लिखा था मैंने वो भी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब हमारा अजम्पशन गलत होगा, मतलब फिर क्या होगा, उसका अपोजिट। चलो फटाफट खत्म करो इसको, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अगले सवाल पे। चलो इसको कंप्लीट करें भैया। तो अपन ने लिख दिया है यहाँ पे, जैसा आपको मैंने बताया कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज नॉट पॉसिबल, विच मीन्स कि 3 प्लस 2√5 यही था ना, है ना, इज इक्वल्स टू a अपॉन b इज इक्वल्स टू a अपॉन b इज नॉट पॉसिबल। और ये नॉट पॉसिबल है तो ये जहाँ से आया वो भी पॉसिबल नहीं होगा। और ये आया कहाँ से था, तो ये एक अंग्रेजी के सेंटेंस से हमने यहाँ पे मैथमेटिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था, और वो सेंटेंस क्या था कि 3 प्लस 2√5 इज अ रैशनल नंबर, और ये हमारा अजम्पशन था। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, our assumption was wrong and 3 plus 2√5 is an irrational number. 3 plus 2√5 is an irrational number. चलिए इतना क्लियर, कोई आपत्ति यहाँ तक जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे होता है समाप्त, ये हमारा सवाल यहाँ पे होता है समाप्त। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो एक बार देख लो, इजी क्वेश्चन, गुड टू गो जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। जो हमने अब तक किया है बस वैसा ही कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले पार्ट से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है हमारा उसको ले लेते हैं, दैट इज लेट अस अज्यूम दैट। अब थोड़ा यहाँ पे अपन तेज चलेंगे, तेज मतलब थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि अपन इतनी बार कर चुके हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट, तो जो सेंटेंसेस होंगे वो थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आलस्य का प्रदर्शन करूँगा। 1/√2 इज अ रैशनल नंबर,
अब ये तो बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कहोगे कि दिस इम्प्लाइज दैट 1/√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखेंगे अपन कि भैया a, b बिलोंग टू इंटीजर फैमिली एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो बातें, ठीक है। चलिए अब इसके हिसाब से आप कहोगे कि भैया √2 इज इक्वल्स टू b अपॉन, ये आपने क्या कर दिया, आपने दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। इधर से √2 ऊपर आ गया तो इधर से b ऊपर आ जाएगा, a नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे लिखोगे कि भैया b अपॉन a इज अ रैशनल नंबर, तो b अपॉन a इज रैशनल, है ना। पूरा सेंटेंस अपन नहीं लिख रहे हैं, तो b अपॉन a इज रैशनल नंबर, √2 इज इरैशनल। ये बातें आपको पहले से पता है, बस हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, एक फाइनल टच दे रहे हैं। √2 इज इरैशनल नंबर। इसके बाद आप क्या बोलोगे यहाँ पे, इसके बाद आपको यही बोलना है कि रैशनल और इरैशनल आपस में बराबर नहीं होते, तो आप लिखोगे यहाँ पे रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरैशनल नंबर, ठीक है ना। ये बात हमको यहाँ पे क्या करनी है, एकदम अच्छे से बतानी, क्योंकि देखो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सब कुछ अब यहाँ पे इरेज ही हो गया है, दोबारा से लिख देते हैं। तो भैया वी नो दैट, हमें पता है कि रैशनल इज नेवर इक्वल टू इरैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल इज नेवर इक्वल टू इरैशनल नंबर मतलब √2 बीइंग इक्वल टू b बाय a इज नॉट पॉसिबल। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं NP, विच मीन्स 1/√2, और दिस इम्प्लाइज दैट 1/√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन गलत था, वॉज रॉन्ग, ठीक है। एंड 1/√2 इज देयरफॉर 1/√2 इज एन इरैशनल नंबर। चलिए पहला पार्ट हमारा बड़ी ही आसानी से समाप्त हो गया। क्लियर। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें तो एक बार फटाफट देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे सूचित कर दो। चलो सेकंड पार्ट इसका, अरे यहाँ पे जगह ही नहीं है, काम करते हैं हम 1-2 ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है भैया, 7√5 को आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप शुरू करोगे कि भैया लेट अस अज्यूम दैट 7√5 is a rational number। चलिए ठीक है। अब अगर 7√5 एक रैशनल नंबर है तो मतलब क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 7√5 शुड बी इक्वल टू a अपॉन b। वही बातें जो अब तक हम करते आए हैं, √5 शुड बी इक्वल टू a अपॉन 7b, ठीक है। अब जो a अपॉन 7b है ये खुद में क्या होगा, ये खुद में होगा रैशनल। ये जो √5 है ये खुद में क्या होगा, ये होगा इरैशनल। अब हमें ये तो पता है कि भैया रैशनल और इरैशनल आपस में बराबर नहीं होते कभी, क्योंकि दोनों एकदम विपरीत हैं, है ना। तो वी नो दैट रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू व्हाट, कैन नेवर बी इक्वल टू इरैशनल, राइट। तो देयरफॉर 7 कितना था, नहीं सिर्फ √5, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b इज व्हाट, इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखा आपने नॉट पॉसिबल, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं NP। पॉसिबल की स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो इंग्लिश की टीचर मारेंगी पकड़ के अपन को, तुमको भी और मुझे भी। तुमको तो फिर भी कम मारेंगे क्योंकि तुम तो दूर हो, वर्चुअली कनेक्टेड हो, हम तो भैया सामने ही हैं तो बहुत पिटेंगे। चलो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जहाँ से आया था यानी 7√5 बीइंग इक्वल टू a अपॉन b, ये भी क्या हो जाएगा भैया, ये भी हो जाएगा एक नॉट पॉसिबल थिंग। और अगर ये भी नॉट पॉसिबल है तो मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक एंड रिजल्ट के हिसाब से कि हमने जो अज्यूम किया था वो बात गलत थी। ऐसे ही कुछ भी मन गढ़ंत अज्यूम नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है ना। वॉज रॉन्ग, यानी 7√5 इज एन व्हाट,
इज एन, शॉर्ट में लिखें तो IR यानी इर्रेशनल नंबर। चलिए गुड टू गो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका हम थर्ड पार्ट भी खत्म करेंगे और प्रोबेबली एक्सरसाइज भी निपटा देंगे। चलिए थर्ड पार्ट की ओर आ गए अपन, नहीं है स्पेस, ये लो भैया ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज क्या था, एक बार सवाल देख लो, 6 + √2। चलिए तो फिर से वही जो अब तक करते आए हैं, सवाल नया पर वही तरीका तो वही रहेगा अब, क्योंकि ऐसा कुछ खास चेंज है नहीं। तो लेट अस assume that 6 + √2 is a rational number। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे इनमें ज़्यादा वैरायटी कुछ होती नहीं है। आप ऐसे ही सब सवालों को जब अप्रोच करेंगे, सिंपल बेसिक तरीका रखेंगे, तो कोई भी सवाल आ जाए इस तरीके का, इजीली उसको निपटा पाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा भैया 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर विच इंप्लाइज दैट 6 + √2 माफ कीजिएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 6 + √2 शुड बी इक्वल टू A/B। ठीक है, अब यहां से अगर मैं √2 को अकेला करना चाहूं तो √2 = A/B - 6। एलसीएम भी अगर मैं लेना चाहूं तो भैया √2 = A - 6B/B। अब यहां से लाएंगे हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्या कि भैया A - 6B/B जो मैंने लिखा है इतने सुंदर तरीके से, वो है एक रैशनल पार्ट, वेयर एज √2 जग जाहिर है कि क्या है, इर्रेशनल है ना। अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल कभी बराबर नहीं होते, दे आर सॉर्ट ऑफ अपोजिट्स, या तो दिस वे और दैट वे वाला हिसाब है इनका। तो या तो आप रैशनल होंगे या फिर आप इर्रेशनल होंगे, बीच में कहीं कोई लाइन नहीं है कॉमन होने की। ठीक है, तो रैशनल और इर्रेशनल आपस में कभी बराबर नहीं होते। यहीं से हमारा ये आना चाहिए स्टेटमेंट कि भैया जो ये √2 है, इट वुड नॉट, इट दैट बीइंग इक्वल टू A - 6B/B इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कुछ लोग पता है यहाँ पे कैसे लिखते हैं कि इसके हिसाब से लिखते हैं कि √2 शुड नॉट बी इक्वल टू A - 6B/B एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर कंक्लूजन जो हम सॉल्व करके लाए हैं, बात बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे √2 = A - 6B/ कितना B है, B ही है, एंड हेंस ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका 6 + √2 हो जाना भी पॉसिबल नहीं है। A/B इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, विच मीन्स आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। हम गलत अजम्पशन लेके चल रहे थे अब तक, तो अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। ठीक है, एंड 6 + √2 इज therefore 6 + √2 is an IR इर्रेशनल नंबर। चलिए ये भी क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देख लो भैया कहीं कोई दिक्कत हो तो, और हो तो मुझे बता देना। ऑल गुड टू गो। चलिए अब आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन वाले पार्ट पे। देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि भैया एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है जो कि हमें यहाँ पढ़ने को मिलती है, विच सेज दैट कि दुनिया में हर कंपोजिट नंबर जो कि इस सृष्टि पे एग्जिस्ट करता है, उसको जब आप फैक्टराइज करते हो, या यूं कहें आसान भाषा में एक्सप्रेस करते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी उसका एक कम आप कह सकते हो ना कि मूलभूत स्ट्रक्चर निकालते हो, तो आपको वहां पे दिखता है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो आपने निकाला है स्ट्रक्चर, ये जो आपने एक्सप्रेस किया है इसको, ये जो आपने उसको फैक्टराइज किया है, ये एक यूनिक फिनोमेना है। मतलब हर नंबर का अपना खुद का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, और केवल आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो जिससे आपको लगे कि कुछ हमने नया किया है। अदरवाइज आप अगर देखोगे एक रूल के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, पावर्स का इस्तेमाल करके उन सबको अच्छे से लिखोगे, तो आपको वहां पे एक यूनिकनेस दिखेगी, क्योंकि हर नंबर खुद में यूनिक है, तो भैया उसका जो रिजल्ट होगा वो भी यूनिक ही होगा। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें इस पॉइंट का, वैसे आप इतनी बार देख चुके हैं इसको। नेक्स्ट जो हमने देखा कि भैया यदि कोई नंबर को, जो कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हमने यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो यदि किसी नंबर के स्क्वायर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे A² को अगर P डिवाइड कर रहा है, A² को अगर P डिवाइड कर रहा है, तो जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। ये हमने इंपॉर्टेंट यूज किया है बहुत जगह पे, इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये भी याद रखना है। देन थर्ड,
आपने यहाँ पे सीखा कि कैसे आपने √2 और √3 जैसे नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव किया। एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स तरीका है इसको करने का। आप उसको जितना जल्दी लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, उतने आसानी से अपने गोल्स तक, अपने क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे आपके बुक में दी हुई है, जहां पे आपको 3 नंबर्स के HCF और LCM के बीच में रिश्ता बताया गया है। तो जो आपने एक क्वेश्चन किया था जहां पे 3 नंबर्स थे, उसको अगर आपको कभी चेक करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको यूज करना आपके लिए थोड़ा वो हो सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकता है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। कल को कोई इंसान बोले तो ये नहीं कि अरे ऐसा कुछ होता भी है क्या, तो उससे सीधे से नकार दो, ऐसा मत करना। ऐसे फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं, आप कभी अगर टाइम मिले आपको तो आप इनको यूज कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। बहुत सारी हमने यहाँ पे पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे चीज़ों को समझा, और इसलिए हो पाया ये क्योंकि ये हमारी हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है कि हमारा बच्चा मतलब इन सेंस हमारे चैनल के द्वारा पढ़ने वाला बच्चा, जो कि एक मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर आया है तो एक अच्छे से चीज़ों को लर्न करके जाए। और यही हमारे फीचर्स में भी आपको देखने को मिलता है कि हम आपको कंसिस्टेंटली ऑनलाइन क्लासेस, लाइव सेशंस, उसके बाद DPP शीट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। और आपसे कॉन्स्टेंटली टच में रहने के लिए, आपकी हर एक चीज़ में आपके साथ हमेशा प्रेजेंट रहने के लिए हम आपके थ्रू टेलीग्राम से जुड़े हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू फोन एंड थ्रू व्हाट्सएप फॉर एनी फर्दर क्वेरीज। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियोस को लाइक करना, उन्हें शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करेंगे उतना ईजिली हमारे वीडियोस आप तक, हमारे लेक्चर्स आप तक पहुंच पाएंगे। एंड प्लीज़ जितना आप उसको शेयर करेंगे उतना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी हम पहुंच पाएंगे उन तक भी, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें, एंड येस, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।